हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विलियम साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास नंबर 207 एनसीईआरटी रिकैपिचुलेट पार्ट 2 एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज का पहला पार्ट 1 हम लोग ने डिस्कस किया था। वहां पे हमने नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और उससे रिलेटेड काफी कंसेप्ट्स वहां पर सीखे थे। केवल एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे हम, इसमें बाहर से कोई भी चीज यहाँ पर स्टडी नहीं करने वाले। चलिए फिर सेकंड पार्ट में हम लोग शुरुआत करेंगे वाटर पोल्यूशन से। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस वाटर पोल्यूशन होता क्या है, अब आपको इसका अच्छे से आइडिया होगा। मैं बात करूंगा सीधे एक्ट की या लॉ की। तो वाटर एक्ट पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 1974 में, और उस एक्ट के अंतर्गत हमें सेफगार्ड करने थे हमारे जितने भी वाटर रिसोर्सेस है उनके प्रोटेक्शन के लिए और पोल्यूशन के कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए ये एक्ट बनाया गया था। हमने लास्ट वीडियोस में भी कुछ एक्ट्स की बात की थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए थे रिगार्डिंग पोल्यूशन। देखो, डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। सबसे पहले तो डोमेस्टिक सीवेज किसे कहते हैं हम लोग? जो हमारे घर से जो वेस्ट वाटर निकलता है, बेसिकली जिसे आप गटर का पानी कहते हो, उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक सीवेज। या फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का मतलब होता है इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ये कुछ पिक्चर्स हैं। इन तीन पिक्चर्स को देखकर आप पता कर सकते हो कि वाटर पोल्यूशन किस लेवल पर यहाँ पर हो रहा है। देख सकते हो, ये जो सबसे पहला पिक्चर है यहाँ पर, ये पिक्चर आपको दिखा रहा है एक सबसे पोल्यूटेड रिवर। यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहला पिक्चर, दिस इज अ रिवर। ठीक है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि इस रिवर में पानी है भी या नहीं। इसको आप कह सकते हो प्लास्टिक रिवर, क्योंकि इसमें वाटर से ज्यादा हमें प्लास्टिक दिख रहा है। सेकंड पिक्चर बता रहा है कि किस तरह से इंडस्ट्रीज से निकलने वाले एफ्लुएंट्स सीधे हमारे वाटर बॉडीज में एंटर कर रहे हैं और वाटर बॉडीज को पोल्यूट कर रहे हैं। और तीसरा फिगर ये जो है, ये एक फिगर ड्रेन का फिगर है जिसमें बहुत सारा प्लास्टिक पड़ा है। तो दिस इज एंटायर वाटर पोल्यूशन का पिक्चर। अब देखो, वाटर की मैं बात करूं, इंप्योरिटीज की बात करूं, तो वाटर में कौन कौन सी इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती है? अभी एनसीईआरटी का फिगर है, इसमें देखो 99.9% वाटर शो कर रखा है। कितना? 99.9% वाटर। और इंप्योरिटीज मैंने शो कर रखी है केवल 0.1%। केवल 0.1%। अब हम ये सोच रहे होंगे कि सर 0.1% इंप्योरिटीज तो बहुत कम होती होगी, बट केवल 0.1 इंप्योरिटीज भी अगर वाटर में प्रेजेंट है तो ऐसा वाटर जो है ह्यूमन यूज के लिए अनफिट है या फिर फिट नहीं है। A mere 0.1% impurities can make domestic sewage unfit for human use। तो ये 0.1 impurities भी हमारे लिए उतनी ज्यादा नुकसानदायक होती है। अब इस 0.1% इंप्योरिटीज में क्या क्या आता है? इसमें आते हैं सबसे पहले सस्पेंडेड सॉलिड्स, यानी ऐसे सॉलिड्स जो सेटल डाउन नहीं होते। सैंड आ गया, सिल्ट हो गया या क्ले हो गया, ये हमारे सीवेज के साथ में या वाटर पोल्यूटेड वाटर के साथ में बहती रहती है। उसके अलावा कोलोइडल मटेरियल्स होते हैं जिसमें हमारा फीकल मैटर आ गया, बैक्टीरिया आ गया, पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्लोथ, पेपर फाइबर्स, ये सब कुछ। और डिजोल्व्ड मटेरियल्स के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं बेसिकली, जिसमें न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रेट सॉल्ट्स, अमोनिया सॉल्ट्स, फॉस्फेट्स, सोडियम, कैल्शियम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो उस वाटर में डिसॉल्व हो चुके हैं। अब वाटर में से सैंड, सिल्ट, क्ले, जो सबसे पहला इंप्योरिटी है, उसको तो निकालना बहुत आसान है। सैंड, सिल्ट और क्ले, उसको सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ दो, कुछ टाइम बाद वो सेडिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा क्लोथ हो गया, पेपर फाइबर्स, प्लास्टिक, ये जितने भी सॉलिड्स हैं, इन सॉलिड्स को भी निकालना बहुत आसान है। मुश्किल कहाँ पे आती है? सबसे ज्यादा मुश्किल है इसके अंदर से डिसॉल्व्ड मटेरियल्स को निकालना और फीकल मैटर, बैक्टीरिया को यहाँ से सेपरेट करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम रहता है। हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पढ़ा था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में, उस पे एक प्रॉपर वीडियो भी बन चुका है हमारा, वो जरूर देखें आप। ठीक है, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा उसका। अब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि सॉलिड्स आर रिलेटिवली इजी टू रिमूव, सॉलिड्स आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन डिफिकल्टी आपको किसमें आती है? डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स को निकालने में, जैसे नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, अदर न्यूट्रिएंट्स और टॉक्सिक मेटल आयंस और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको निकालने में हमें बहुत ज्यादा मुश्किल आती है। सीवेज की मैं अगर बात करूं तो सीवेज में देखो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल भी होगा और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल भी होगा। तो जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, इन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल मैटर जो है, ये एज फूड एक्ट करता है फॉर सम बैक्टीरिया एंड फंगाई। बैक्टीरिया और बहुत से माइक्रोब्स इसको एज अ फूड यूज करते हैं। तो उस बायोडिग्रेडेबल मटेरियल पे बैक्टीरिया, फंगाई और दूसरे माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, उसको एज अ फूड यूज करते हैं और बदले में उसका डिकम्पोजिशन करते हैं। तो धीरे धीरे जितना भी बायोडिग्रेडेबल मैटर है वो तो सीवेज से ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया और उसके हेल्प से डिकम्पोज होता रहता है। अब सवाल ये है
कि मेरे सामने एक वाटर का सोर्स है, मैंने आपको पानी का एक सैंपल दिया और आपसे पूछा कि उसमें कितना बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, तो हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर BOD। अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है? नाम देखो मैं अगर तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कितना ऑक्सीजन का डिमांड है इन दी बायोकेमिकल रिएक्शन। और कौन सा बायोकेमिकल रिएक्शन की हम यहाँ बात करेंगे वो है डिकम्पोजिशन। देखो हमें अच्छे से पता है डिकम्पोजिशन एक एरोबिक प्रोसेस है, यानी डिकम्पोजिशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो हमने बीओडी कैसे डिफाइन किया, ध्यान से सुनना। 1 लीटर पानी लिया, अब उस 1 लीटर पानी के अंदर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल प्रेजेंट है। अब इस बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए, इस बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मुझे रिक्वायर्ड होगा उसको मैं कहूंगा BOD। BOD 1 लीटर वाटर की बात करें हम लोग, यानी कि इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। तो उस पूरे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को कंप्लीटली डिकम्पोज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी उसको हम कहते हैं BOD। अब सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल उसमें होगा यानी ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि BOD उतना ही ज्यादा होगा। यानी जितना ज्यादा BOD आप कह सकते हो कि उतना ज्यादा उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा, और जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा मतलब वो वाटर उतना ही ज्यादा पोल्यूटेड होगा। यानी कि BOD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन। जितना ज्यादा पोल्यूशन उतना ज्यादा किसी वाटर का BOD रहेगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा उसको डिकम्पोज करने के लिए। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बायोडिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर का, उसमें वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। अब देखो हमें अच्छे से पता है हर वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। हर वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जब डिकम्पोजिशन होगा तो डिकम्पोजिशन में माइक्रोब्स उसी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज करेंगे। अब जितना ज्यादा पोल्यूटेड वाटर होगा BOD उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा BOD होगा उतना ज्यादा जो ऑक्सीजन है जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज किया जाएगा, यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होता रहेगा। जितना ज्यादा BOD होगा उतना ही कम होगा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, क्योंकि BOD जो है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज करता है। यानी आप ये कह सकते हो कि 2 वाटर सैंपल्स में से जिस वाटर सैंपल में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा होगा, जिसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा होगा वो कम पोल्यूटेड होगा, और जिसमें BOD ज्यादा होगा वो ज्यादा पोल्यूटेड होता है। यानी जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजिशन करते हैं तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में अच्छा खासा एक डिक्लाइन आता है, एक शार्प डिक्लाइन आता है। और अगर समझो किसी वाटर बॉडी में बहुत ज्यादा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वहां पर, अब जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जितना ज्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज करेंगे उतना ही कम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अवेलेबल होगा फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। यानी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स तक उतना डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं, जिसकी वजह से उन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ होने लगती है। तो दिस इज हाउ वाटर पोल्यूशन कैन अफेक्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। एक एनसीईआरटी का फिगर है, बहुत बढ़िया फिगर है, और इस फिगर से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आ रखे हैं। ध्यान से सुनना। इसमें पहले मैं आपको क्या शो करूंगा, पहले मैं शो करूंगा ये ब्लू कर्व। पहले ब्लू कर्व की बात करेंगे। देखो y एक्सिस पे मैंने लिया है कॉन्सेंट्रेशन किसका, कॉन्सेंट्रेशन हम लेंगे यहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट का, ठीक है। और इस तरफ मैंने लिया है x एक्सिस पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी कि जो वाटर है वो वाटर इस तरफ फ्लो हो रहा है, वाटर इस तरफ फ्लो हो रहा है। और यहां पर मैंने इस पॉइंट पे वाटर पे सीवेज का डिस्चार्ज करवा दिया। यहां पर मैंने क्या किया, सीवेज का डिस्चार्ज किया। अब वाटर बॉडी में आप समझ लो कि ये वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी में एक पॉइंट पे सीवेज का डिस्चार्ज हुआ है। तो जिस पॉइंट पे सीवेज कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज हो रहा है, जिस पॉइंट पे सीवेज कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज हो रहा है उस पॉइंट पे मैक्सिमम पोल्यूशन होगा, और मैक्सिमम पोल्यूशन होगा यानी कि मैक्सिमम BOD, यानी मैक्सिमम क्या होगा, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पे सीवेज डिस्चार्ज हुआ, इस पॉइंट पे सीवेज डिस्चार्ज हुआ, यानी सीवेज डिस्चार्ज जहां हो रहा है उससे पहले वाले पॉइंट पे BOD उतना ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर पोल्यूशन नहीं है। वाटर बॉडी में यहां से सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है तो यहाँ पे जो वाटर है उसमें इतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि रिवर इस तरफ फ्लो हो रही है, रिवर इस तरफ फ्लो हो रही है, सीवेज इस तरफ नहीं जाएगा, सीवेज इस तरफ जाएगा, तो इस तरफ जो है पोल्यूशन कम होगा, यानी कि BOD
कम होगा। अब जिस पॉइंट पे सीवेज का डिस्चार्ज हो रहा है वहां पे मैक्सिमम पोल्यूशन है, मैक्सिमम पोल्यूशन है यानी कि मैक्सिमम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल प्रेजेंट है, तो उतना ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। यानी बीओडी को आप देखो यहाँ पर एक शार्प इंक्रीमेंट है, ठीक है, ये रेड ओवरलैप कर गया है ब्लू के ऊपर, बाकी अदरवाइज ब्लू का है। पीछे की तरफ आप देख रहे हो ब्लू कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। यहाँ पे किस पॉइंट पे ब्लू ज्यादा बढ़ा हुआ है? जहां पर सीवेज का डिस्चार्ज है। अब धीरे धीरे रिवर किस तरफ फ्लो हो रही है या वाटर स्ट्रीम किस तरफ फ्लो हो रही है? एक्स एक्सिस पे इस तरफ। तो जैसे जैसे वाटर आगे की तरफ फ्लो होगा वैसे वैसे जो है वो बिखरता चला जाएगा हमारा मटेरियल, ठीक है। और साथ साथ में डिकम्पोजिशन चल रहा है, तो डिकम्पोजिशन चल रहा है तो धीरे धीरे स्ट्रीम जब आगे बढ़ेगी तो धीरे धीरे जब डिकम्पोजिशन भी आगे बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम। जैसे जैसे किसी एक्वाटिक बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर कम होगा वैसे वैसे बीओडी भी कम होगा। तो जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पे आगे मूव करोगे आपका बीओडी का लेवल धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर उतना ही धीरे धीरे कम होता रहता है। यानी जिस पॉइंट पे सीवेज डिस्चार्ज है वहां पे मैक्सिमम बीओडी है और फिर जैसे जैसे स्ट्रीम आगे बढ़ेगी, रिवर आगे बढ़ेगी, बीओडी धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब बीओडी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जितना ज्यादा बीओडी उतना कम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो जिस पॉइंट पे सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है, यानी इस पॉइंट पे देख लो, सीवेज डिस्चार्ज के पॉइंट पे यहाँ पर, तो यहाँ पर यानी इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप अच्छे से देखो बीओडी मैक्सिमम लेवल पे है, बीओडी मैक्सिमम लेवल पे है यहाँ पे, लेकिन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है? मिनिमम लेवल पे। वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर रेड वाला जो कर्व है वो क्या है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत कम है, क्यों? क्योंकि बीओडी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। फिर जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पे आगे मूव करोगे वैसे वैसे बीओडी कम हो रहा है, लेकिन जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। यानी डीओ जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीओडी, और जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और उतना ही ज्यादा वाटर पोल्यूटेड होगा। यानी आप दो वाटर सैंपल्स को अगर कंपेयर करना चाहो कि ज्यादा पोल्यूटेड कौन है तो आप उसका बीओडी लेवल चेक कर सकते हो। वो बीओडी आपको बता देगा कि कितना ज्यादा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर किसमें प्रेजेंट है और कौन ज्यादा पोल्यूटेड है। अब ऊपर की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पर देखो जैसे जैसे स्ट्रीम इस तरफ मूव कर रहा है तो इस पॉइंट पे सीवेज का डिस्चार्ज मैक्सिमम है, यानी इस पॉइंट पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन सबसे कम है। तो इस एरिया में आपको फिश किल दिखेगा, यानी कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स स्पेशली जो फिशेस है वो सारी डेड होने लगती है। और डिसअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर, आपको क्लीन वाटर इतना दिखाई नहीं देगा। फिर जैसे जैसे आप आगे चलोगे तो आपको वहां पे धीरे धीरे क्लीन वाटर ऑर्गेनिजम्स आपको धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। तो कुछ ये ग्राफ हमको एक्सप्लेन कर रहा है अबाउट बीओडी। चलो फिर आगे चलते हैं। आगे एक पिक्चर दिख रही होगी आपको और इस पिक्चर को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वाटर बॉडी है, जिस वाटर बॉडी में बहुत सारा एल्गी का ग्रोथ हो गया है। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है पूरा एल्गी का ग्रोथ हो रखा है। अब जितना ज्यादा वहां पे एल्गी का ग्रोथ होगा उतना ही ज्यादा वहां पे डिकम्पोजिशन भी होगा, उतना ज्यादा डिकम्पोजिशन तो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे कम होगी। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की धीरे धीरे डेथ होने लगती है। और इसमें आपको दिख रहा होगा कि क्लियरली किस तरह से एक फिश की यहाँ पर डेथ हो रखी है। नाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड एज एल्गल ब्लूम। ब्लूम मतलब क्या होता है? किसी चीज का खिलना, जैसे होता है ना ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स। एल्गल ब्लूम मतलब कि एक साथ में बहुत सारी एल्गी खिल गई हो, यानी कि पूरा एक्वाटिक जो सरफेस है वो एल्गी से भर गया हो, उसे हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। अब ये एल्गल ब्लूम क्यों हो रहा है? एल्गल ब्लूम इसलिए हो रहा है क्योंकि आप वाटर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हो। अब ये न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट वाटर में बढ़ा कैसे? न्यूट्रिएंट का अमाउंट वाटर में बढ़ा कैसे? सिंपल सी बात है, एक रिवर की बात कर लेता हूं मैं। एक रिवर के अंदर या फिर लेक के अंदर हम सीवेज डाल रहे हैं, ठीक है। अब जब सीवेज उस रिवर के अंदर आएगा तो सीवेज में क्या प्रेजेंट है? बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ये ऑर्गेनिक मटेरियल ही न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ एल्गी। ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है यही ग्रोथ ऑफ एल्गी के लिए न्यूट्रिएंट का काम करेगा, यही वहां पे माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट का काम करेगा। तो उसकी वजह से एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है हमारे फ्री फ्लोटिंग एल्गी की। अब जितना ज्यादा यहाँ पे एल्गल ग्रोथ होगा वाटर बॉडीज को एक अलग ही कलर दे देता है। पूरा वाटर बॉडी आपको ग्रीन या फिर डिपेंड करता है कौन से कलर की एल्गी वहां पर ग्रोथ हुई है। उसकी वजह से पानी का क्वालिटी खराब होगा और उसके अलावा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा तो वहां पे जो फिशेस या दूसरे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ होने लगती है। मोर्टेलिटी मींस डेथ, तो फिश मोर्टेलिटी मींस फिश डेथ।
एंड सम ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। इसमें से कुछ एल्गी ऐसी है जो ब्लूम बनाती है, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए। और इसी वाटर बॉडी में से अगर आपके घरों में म्युनिसिपालिटी से पानी आ रहा है तो ये टॉक्सिक न्यूट्रिएंट जो मटेरियल है वो आप तक भी पहुंचता है, या फिर कोई एनिमल डायरेक्टली इस तरह के वाटर को कंज्यूम करेगा तो उसके लिए ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ये नेक्स्ट फिगर आपको बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स दिख रहे होंगे आपको मोव कलर के। मोव इज अ टाइप ऑफ पर्पल। तो मोव कलर फ्लावर्स दिख रहे होंगे आपको। ये फ्लावर्स है वाटर हाइसिंथ के, आइकोनिया क्रेसिपिस। इसके बारे में आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा। मूव कलर्ड फ्लोटिंग प्लांट्स है और इसे हम कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। क्यों कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल? बिकॉज ये ग्रो की गई थी इंडिया में फॉर इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स। इतने खूबसूरत फ्लावर्स के लिए इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, बट इसका रिप्रोडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ये इतना ज्यादा एक्सेसिवली ग्रो किया इसने कि इसने करीब करीब वाटर पाथवेज को ही ब्लॉक कर दिया। ऊपर आपको यहाँ जो कॉर्नर में पिक दिख रही है, एक इस कॉर्नर वाली पिक में देखो आप अच्छे से, मैं इस पिक की बात कर रहा हूँ। ये एक वाटर बॉडी है। अब इस वाटर बॉडी में इतना ज्यादा आइकोनिया की ग्रोथ हो रखी है कि आपको यहाँ पे वाटर बॉडी दिख भी नहीं रही, तो ब्लॉक कर दिया है इसने वाटर के पाथवेज को, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा गया। और ये दुनिया की सबसे प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड है, दुनिया की सबसे प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड है, और इसी रीजन से इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा गया। अब ये जो इसने पूरा जो इकोसिस्टम बिगाड़ा है वाटर का यहाँ पर, उसकी वजह से पूरा जो इकोसिस्टम डायनामिक्स बिगड़ गया, जिसकी वजह से सारे के सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स सीधा सीधा उनकी लाइफ का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो ये एग्जांपल है वाटर हाइसिंथिया आइकोनिया क्रेसिपिस का। ध्यान से याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार इसका आ रखा है। एनसीईआरटी में इसका 3 जगह पे मेंशन किया गया है इसके बारे में, तो चीजों को अच्छे से इसको याद कर लें। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, कुछ इंडस्ट्रीज की बात करते हैं हम लोग। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है और उनकी प्रोसेसिंग होती है। पता है जो अर्थ में से निकलते हैं वो होते हैं ओर्स, उन ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्शन किया जाता है, उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, और बहुत सारी केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इन सब इंडस्ट्रीज में एक चीज कॉमन है कि ये सबके सबसे जो वेस्ट वाटर निकलता है, इनके वेस्ट वाटर्स में आपको सबसे पहले निकलेंगे टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस के अलावा बहुत सारे हैवी मेटल्स भी इन वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। हैवी मेटल्स मतलब क्या होता है? वो मेटल्स या वो एलिमेंट्स जिनका डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा हो, जैसे मर्क्यूरी, कैडमियम, कॉपर, लेड एटसेट्रा। ये सारे के सारे हैवी मेटल्स कहलाते हैं और इन इंडस्ट्रीज के वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होंगे। और उसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इन वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, हमारे घरों से और हॉस्पिटल्स से जो सीवेज निकलता है, उस सीवेज में बहुत सारे पैथोजेंस भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये सारे अनडिजायरेबल पैथोजेंस कहाँ प्रेजेंट है? सीवेज में या फिर हॉस्पिटल से निकलने वाले वेस्ट वाटर में। अब अगर इस वेस्ट वाटर को मैं बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के सीधा किसी रिवर या लेक में डाल दूं, तो ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, पैथोजेंस बेसिकली हम किसी को कहते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहा जाता है। तो सारे पैथोजेंस कहाँ पे आ गए? उस वाटर बॉडी में, और उस वाटर बॉडी में से जो वाटर कंज्यूम करेगा उसकी वजह से बहुत सारी सीरियस डिजीजेस जैसे डिसेंट्रा, टाइफाइड, जॉन्डिस और कोलेरा, ये सब कुछ हो जाती है। और आज भी कोलेरा से जो डेथ हो रही है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वो बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आपको चीज ध्यान रखनी है, डिसेंट्री, टाइफाइड, जॉन्डिस और कोलेरा, ये चारों डिजीज जो है कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से होती है। नेक्स्ट बात करता हूं थर्मल वेस्ट वाटर्स या हीटेड वेस्ट वाटर। थर्मल वेस्ट वाटर्स का मतलब क्या हो गया? गर्म पानी। कई बार वेस्ट वाटर जो निकलता है इंडस्ट्री से वो काफी गर्म होता है, और उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है थर्मल पावर प्लांट्स। हमें पता है थर्मल पावर प्लांट्स में हम लोग जो स्टीम होती है गर्म पानी से, उस स्टीम की हेल्प से टरबाइन घुमाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो वहां पे जो पानी होता है वो काफी गर्म होता है। इस पानी को डायरेक्ट जब हम वाटर बॉडीज में रिलीज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस वाटर बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हाई टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है, वो ऑर्गेनिज्म सीधा सीधा या तो एलिमिनेट हो जाएंगे या फिर उनका नंबर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो हाई टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है, और जो वाटर आ रहा है वो काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रहता है, तो सर्वाइव नहीं कर पाते। या फिर ऐसा होता है कि कोल्डर एरियाज है जहां पे, कि उन कोल्ड एरियाज में जब इस तरह का वाटर जाता है उन कोल्ड सीज के अंदर, तो उसकी वजह से वहां पर प्लांट्स की और फिश की ग्रोथ बढ़ जाती है। नॉर्मली इतने कोल्ड में प्लांट्स और फिश वहां पे ग्रो नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब हॉट वाटर वहां पहुंचा तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा, जिसकी वजह से प्लांट का ग्रोथ और फिश का ग्रोथ वहां पर बढ़ गया। बट
वहां पर जो पहले से मौजूद फ्लोरा एंड फौना था, जो उस कोल्ड एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड था, भाई पहले वहां पे कंडीशंस कैसी थी, कोल्ड, तो वहां पर कोल्ड वाटर में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स वहां पे मौजूद थे। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पहले वो खत्म होंगे होंगे उसके बाद वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि वार्म वाटर में रह सकते हैं। तो ये थर्मल वेस्ट वाटर्स की वजह से होने वाले नुकसान है। नेक्स्ट चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बायो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। ध्यान से सुनना, देखो बायो बायो मतलब रिलेटेड टू लाइफ एंड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन करना मतलब किसी चीज को बढ़ाने को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। यानी कि बायोलॉजिकल फूड चेन में अगर किसी पोल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन मैग्नीफाई होता है तो उसे हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। ये एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, डीडीटी की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है यहाँ पर। समझो डीडीटी, डीडीटी सबसे पहली बात तो होता क्या है तो हमें अच्छे से पता है, डीडीटी एक पेस्टिसाइड की तरह यूज की जाती है एग्रीकल्चरल फील्ड्स में। एग्रीकल्चरल फील्ड्स में जब हमने डीडीटी का स्प्रे किया तब, बिकॉज डीडीटी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, तो वो हमेशा उस फार्मलैंड पे प्रेजेंट होगा। बरसात के साथ में, रेन के साथ में जब वाटर मूव करेगा वहां से, जब उससे बरसात होती है तो वाटर जो है लैंड पे फ्लो करने लगता है। ठीक है, ठीक है। और अब इसके अंदर जितने भी डीडीटी प्रेजेंट है और दूसरे नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है, वो सारे उस वाटर के साथ फ्लो होते रहेंगे। ठीक है, और वो आकर कहाँ मिलेंगे, किसी ना किसी रिवर या किसी ना किसी लेक या किसी ना किसी पॉन्ड में। इसको हम कहते हैं रन ऑफ। क्या कहते हैं इसे, रन ऑफ। तो वहां से जितना भी डीडीटी है वो रन ऑफ होके कहाँ आ गया, एक एक्वाटिक बॉडी में। अब इस एक्वाटिक बॉडी में डीडीटी प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हम ले रहे हैं डीडीटी का 0.003 पीपीबी। पीपीबी इज पार्ट्स पर बिलियन। आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे इस तरह के यूनिट्स। 0.003 पार्ट्स पर बिलियन जो डीडीटी का यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है। अब इस डीडीटी को कौन कंज्यूम कर रहा है, जू प्लैंक्टन्स। कैसे, अब जू प्लैंक्टन है, तो जू प्लैंक्टन तो वाटर कंज्यूम करेंगे, और वाटर कंज्यूम करेंगे तो उस वाटर के अंदर जो डीडीटी है वो डीडीटी कहाँ जाएगा, जू प्लैंक्टन के अंदर। अब जू प्लैंक्टन में आने के बाद में इस डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूं। आप ये नहीं सोचना कि सर अमाउंट कैसे बढ़ गया, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की बात चल रही है। वाटर बॉडी बड़ा एरिया है, उसमें डीडीटी प्रेजेंट है, सॉल्वेंट ज्यादा। ये जब जू प्लैंक्टन्स के अंदर आएंगे, ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वाटर आ गया तो वहां पे सॉल्वेंट कम हो गया। जू प्लैंक्टन्स के अंदर जो बॉडी फ्लूइड्स है उसके अंदर ही आया, तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन जो वाटर है वो वाटर क्या होगा, कम है एज कंपेयर टू आउटसाइड, तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, डीडीटी का बढ़ गया। तो जू प्लैंक्टन्स में जब ये पहुंचा तो डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आ गया 0.04 पार्ट्स पर मिलियन। कितना है, 0.04 पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पर पार्ट्स पर बिलियन है और यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन, तो आप सोचो कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा बढ़ गया जू प्लैंक्टन्स के अंदर आने में। अब जू प्लैंक्टन्स को कंज्यूम कौन करता है, स्मॉल फिश। ये फूड चेन चल रही है, ठीक है, वाटर को कंज्यूम किया जू प्लैंक्टन्स ने। अब जू प्लैंक्टन्स को कंज्यूम कौन करेगा, स्मॉल फिश। स्मॉल फिश एक तो जू प्लैंक्टन्स को कंज्यूम कर रहा है, तो जू प्लैंक्टन्स के अंदर जितना भी डीडीटी है वो सारा कहाँ आ गया, स्मॉल फिश के अंदर। अब ध्यान से सुनना, ये जो डीडीटी है, ये डीडीटी ऑर्गेनिजम्स से एक्सक्रीट नहीं होता, ऑर्गेनिजम्स से एक्सक्रीट नहीं होता, तो उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही रहेगा। अब स्मॉल फिश जब जू प्लैंक्टन को कंज्यूम करेगी तो वो डीडीटी कहाँ गया, स्मॉल फिश में। उसके अलावा स्मॉल फिश इस वाटर को भी कंज्यूम करेगी, इसी वाटर में रह रही है तो स्मॉल फिश इसी वाटर को कंज्यूम करेगी। तो जब ये इस वाटर को कंज्यूम करेगी तो इस वाटर के अंदर जो डीडीटी है वो भी कहाँ पे आ गया, फिश के अंदर। यानी दो सोर्सेस हो गए इसके लिए। तो यानी कि अब इस स्मॉल फिश के अंदर जो डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन है वो और ज्यादा बढ़ गया और वो रह गया 0.5 पार्ट्स पर मिलियन, यानी 0.04 से 0.5 ppm आ गया। समझ में आई। अब लार्ज फिश की बात करेंगे तो लार्ज फिश एक तो स्मॉल फिश को कंज्यूम कर रही और उसके अलावा जो डीडीटी वाटर में प्रेजेंट है उसको भी डायरेक्ट कंज्यूम कर रही है, बिकॉज वाटर वो भी कंज्यूम करती है। तो उसकी वजह से इस लार्ज फिश में और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया किसका, डीडीटी, और ये पहुंच गया 2 पार्ट्स पर मिलियन। अब इस लार्ज फिश को कंज्यूम करती है फिश ईटिंग बर्ड्स होती है बहुत सारी जो फिशेस खाती है, तो इन बर्ड्स में 25 पार्ट्स पर मिलियन डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। तो फूड चेन में जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल में आगे की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है, मैग्नीफाई होता जा रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। एग्जांपल डीडीटी का लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल डीडीटी का मैग्निफिकेशन होता है, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स का मैग्निफिकेशन भी होता है।
तो बायोमैग्निफिकेशन डेफिनेशन सीधा सीधा है कि इट इज इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक एंड एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। अब ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस किसी ऑर्गेनिज्म में ना तो मेटाबोलाइज हो रहा है ना ही एक्सक्रीट हो रहा है। डीडीटी जब हमारी बॉडी में जाएगा तो वो ना तो मेटाबोलाइज हो पाता है ना ही एक्सक्रीट हो पाता है, तो मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन मेरी बॉडी में इंक्रीज होता हुआ ही रहेगा। और जैसे ही मुझे कोई कंज्यूम करेगा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाला तो वो उसकी बॉडी में पहुंच जाएगा। और सबसे ज्यादा बायोमैग्निफिकेशन देखने को मिलता है मर्क्यूरी और डीडीटी के लिए। और इस मर्क्यूरी पॉइजनिंग की वजह से आपको अगर याद हो तो जापान के मिनामाटा नाम का एक गांव में जो है बहुत सारे लोगों में बहुत सीवियर डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस हुए थे और उस डिजीज को हम कहते हैं मिनामाटा डिजीज बिकॉज ऑफ दैट विलेज मिनामाटा। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी में इसका मेंशन नहीं है बट एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ रखा है। डीडीटी का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने ऑब्वियसली। अब जब बर्ड्स तक हम पहुंचे यानी इतना कम डीडीटी जब फूड चेन के हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे पहुंचा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा इंक्रीज हो गया था। कंपेयर करो वाटर में इसका कॉन्सेंट्रेशन था 0.003 पार्ट्स पर बिलियन और बर्ड्स में आता था कितना गया 25 पार्ट्स पर मिलियन। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि किस इंटेंसिटी से इसका मैग्निफिकेशन हुआ। अब जब बर्ड्स में इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन रहता है डीडीटी का तो ये डीडीटी बेसिकली क्या करता है, इसके कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। अब जब इसका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा तो इसके जो एग शेल है उसकी होगी थिनिंग, क्योंकि हमें पता है जो बर्ड्स का जो एग होता है उस एग के ऊपर जो कवरिंग होती है, जो शेल होती है, वो शेल बनी होती है कैल्शियम की। अब कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हुआ तो जो एग शेल जितना थिक होना चाहिए था वो उतना थिक नहीं बन पाता, वो थिन रह जाता है और थिन रहने की वजह से वो अपने टाइम से पहले ही वो टूट जाएगा। अब जब एग का शेल जो प्रोटेक्ट करता है उसके अंदर डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को, उसके अंदर जो डेवलप हो रहे बर्ड को जो प्रोटेक्ट करके रखा है, वो अगर प्रीमेच्योरली ब्रेक हो गया तो उसके अंदर का एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं कर पाता और उस प्रीमेच्योर ब्रेकिंग की वजह से उनकी भी डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से बर्ड पॉपुलेशन में धीरे धीरे डिक्लाइन देखा गया है, बर्ड पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती देखी गई है। तो ये होता है बायो मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट बात करता हूं यूट्रोफिकेशन की। देखो पहली एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यूट्रोफिकेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर यूट्रोफिकेशन इज बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। नहीं, यूट्रोफिकेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। अब पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है थोड़ी देर में मैं उस पर भी आऊंगा, बट यूट्रोफिकेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। बेसिकली यूट्रोफिकेशन का इतना सा मतलब है कि विद टाइम, बहुत साल लगते हैं, ऐसा नहीं है 2 साल 3 साल में हो जाएगा, कई सदियां लग जाती है इसमें, करीब करीब 1000 साल लग जाता है यूट्रोफिकेशन होने में। बेसिकली क्या होता है, नेचुरल यूट्रोफिकेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि किस तरह से एक एक्वाटिक बॉडी करीब हजारों साल बाद में एक बहुत पहले तो शैलो वाटर बॉडी में कन्वर्ट हो गई और उसके बाद करीब करीब ये लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। नहीं कि एक्वाटिक बॉडी किस में कन्वर्ट हो गई, लैंड में कन्वर्ट हो गई। इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन, एक नेचुरल प्रोसेस। या फिर आप कह सकते हो कि इट इज नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, या एजिंग ऑफ लेक मतलब लेक की उम्र बढ़ती गई और लेक बाद में कन्वर्ट हो गया लैंड में। और इसका मेन रीजन है इसका वाटर का न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, यानी कि इसके अंदर धीरे धीरे वाटर में न्यूट्रिएंट्स की बढ़ोतरी होती गई, जिसकी वजह से ये एजिंग हो गई। इसकी कैसे हुई मैं थोड़ी देर में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। हजारों साल लग जाते हैं और ये टाइम कितना लगेगा वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि क्लाइमेट कैसा है और लेक का साइज क्या है। तो इसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। होता कैसे, इसकी शुरुआत करता हूं। देखो शुरू किया मैंने सबसे पहले यंग लेक से, एक ऐसा लेक जो अभी अभी बना, ठीक है। अब ये यंग लेक जब नया नया ये कोई लेक बनता है तो इसके अंदर जो वाटर होता है काफी कोल्ड और काफी क्लियर वाटर रहता है, ठीक है। इसमें इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते। अब बिकॉज कोल्ड वाटर है प्लस क्लियर है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें बहुत कम लाइफ सपोर्टेड रहेगी, यानी कि बहुत कम ऑर्गेनिजम्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा, देखो विद टाइम इस लेक के अंदर, ऐसा तो है नहीं कि ये लेक हमेशा आइसोलेटेड रहेगा। धीरे धीरे बरसात जब होगी, इन बरसातों से जो स्ट्रीम्स बनती है, वाटर स्ट्रीम्स, ऐसा होता है हर बार पानी जब बरसात होता है फ्लो होके कहाँ जाता है, अल्टीमेटली किसी ना किसी लेक में या किसी ना किसी पॉन्ड में। तो जब जमीन से बहता हुआ वो पानी लेक्स में पहुंचेगा तो जमीन के ऊपर जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारा का सारा वो कहाँ लेके आएगा, उस लेक के अंदर, स्पेशली नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस सॉइल है, सॉइल के अंदर क्या है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो जब सॉइल बह के आएगी उन लेक्स के अंदर तो नाइट्रोजन और फास्फोरस आएगा। अब नाइट्रोजन और फास्फोरस आएगा वहां पे तो ऑब्वियसली वहां पे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की धीरे धीरे ग्रोथ
होगी। और नाइट्रोजन और फास्फोरस हमें पता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, तो वहां पर धीरे धीरे जो है प्लांट्स की भी ग्रोथ होने लगती है। धीरे धीरे क्या होगा, लेक की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। फर्टिलिटी मतलब लेक में जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नंबर इंक्रीज होने लगेगा धीरे धीरे, और एक्वाटिक लाइफ धीरे धीरे और बढ़ती रहेगी। अब धीरे धीरे जब एक्वाटिक लाइफ बढ़ेगी तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स वहां पे आएंगे, और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स वहां पे आएंगे तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ भी होगी। जब एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ होगी तो उनका जो रिमेन्स बच गए, जो डेड रिमेन्स है, वो धीरे धीरे कहाँ जाएंगे, लेक के बॉटम पे। यानी कि समझो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं, अब ये ऑर्गेनिजम्स की जब यहाँ पर डेथ होगी तो उस डेथ की वजह से इनका जो डेड रिमेन्स है वो धीरे धीरे आकर नीचे क्या होने लगेंगे, सेडिमेंट होने लगते हैं। अब धीरे धीरे बहुत साल लग जाएंगे इसमें, सदियां बीत जाती है, और धीरे धीरे जब हमें पता है सिल्टिंग के बारे में, सिल्टिंग क्या होता है बेसिकली कि जो लेक के किनारे होते हैं उन किनारों से जो मिट्टी होती है वो मिट्टी धीरे धीरे जो है यहाँ पर नीचे की तरफ सेडिमेंट होने लगते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिल्टिंग। तो सिल्टिंग की वजह से धीरे धीरे वहां पे सेडिमेंटेशन होगा, और धीरे धीरे जो लेक है उस लेक की धीरे धीरे डेप्थ कम होने लगती है, और अल्टीमेटली यहाँ पे देखो सेडिमेंटेशन इतना ज्यादा है कि वो लेक का जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा कम हो गया। अब इसकी वजह से धीरे धीरे क्या होगा, वाटर शैलो भी होता रहेगा और उसका जो टेम्परेचर वो धीरे धीरे वार्म अप होता रहेगा, यानी कि धीरे धीरे उसका टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा। अब धीरे धीरे यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वार्म वाटर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर ऑर्गेनिज्म। सप्लांट का मतलब होता है उनको रिप्लेस करना, यानी वार्म वाटर ऑर्गेनिजम्स अब रिप्लेस कर देंगे कोल्ड वाटर ऑर्गेनिजम्स को। अब धीरे धीरे इनकी जब डेप्थ कम हो जाएगी तो यहाँ पर मार्श प्लांट्स की ग्रोथ चालू हो जाएगी। मार्श प्लांट्स हमें अच्छे से पता है कि मार्श प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो कि शैलो वाटर एरियाज में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो वहां पे मार्श प्लांट्स की ग्रोथ चालू हो गई, और धीरे धीरे कुछ टाइम बाद में वहां पे फ्लोटिंग प्लांट्स का बहुत सारा मास बनने लग जाता है। बहुत सारा आपको वहां पे बहुत सारा वेजिटेशन ही वेजिटेशन देखने को मिलेगा, इतने प्लांट्स देखने को मिलता है, और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बन गया, बॉग। बॉग किसे कहते हैं यहाँ पे ध्यान से सुनना, बॉग का मतलब होता है एक बहुत ही शैलो वाटर बॉडी। जैसे वेटलैंड्स पढ़े थे हमने फर्स्ट वाले वीडियो में हमारे, एक बहुत ही शैलो वाटर बॉडी जिसमें ज्यादा डेप्थ नहीं है और उसमें बहुत सारा वेजिटेशन ही वेजिटेशन, आपको बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे, जिसको आप बेसिकली कहते हैं ना दलदल कह सकते हो। आपके आप उसमें एंटर करते हो तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है वहां से वापस बाहर आ पाना, तो उसको हम कहते हैं बॉग्स। तो बहुत सारे फ्लोटिंग प्लांट्स वहां पे ग्रोथ हो गई, और धीरे 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 वहां पर अब क्या होने लगेगा, लेक जो है वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लैंड के अंदर। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, यूट्रोफिकेशन। हजारों साल लगते हैं और एक नेचुरल प्रोसेस है यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन होने का सबसे मेन रीजन क्या है, वाटर बॉडी का न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, यानी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की वजह से क्या हुआ, यूट्रोफिकेशन। और बेसिकली कौन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अब ध्यान से सुनना, पोल्यूशन का यूट्रोफिकेशन से क्या लेना देना है, उसके लिए हम पढ़ेंगे कल्चरल या एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन। एक्सीलरेटेड मतलब एक्सीलरेट करना, यानी फटाफट हो जाना। एक ऐसा यूट्रोफिकेशन जो नेचुरली जिसको 1000 साल लगते थे अब उसको 1000 साल नहीं लग के अगर वो चीज फटाफट हो जाए तो उसका आप कहते हो कल्चरल या एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन। अब फटाफट कैसे होता है वो, तो यूट्रोफिकेशन का मेन रीजन न्यूट्रिएंट्स का वाटर बॉडीज में पहुंचना। अब वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर बॉडीज में ऑर्गेनिक मटेरियल पहुंचा रहे हैं। हम लोग वाटर बॉडीज में क्या पहुंचा रहे हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स डाले जा रहे हैं उसके अंदर। नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत सारे आ रहे हैं वहां पर। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस उन एग्रीकल्चरल लैंड्स में डालते रहते हैं हम लोग, और हमें पता है कि वो डिकम्पोज होते नहीं और बढ़ते रहते हैं सॉइल के अंदर, और जब बरसात होती है तो रन ऑफ होकर कहाँ पहुंचते हैं, लेक्स के अंदर। तो नाइट्रोजन फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर इतना ज्यादा आ रहा है वहां पे कि जो यूट्रोफिकेशन प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस था वो एक्सीलरेट हो गया। इसको हम कहते हैं एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन। तो इंसानों के द्वारा की गई एक्टिविटीज में से जो पोल्यूटेंट्स आते हैं, जैसे एफ्लुएंट्स आते हैं इंडस्ट्रीज में से, वो इस प्रोसेस को एक्सीलरेट कर सकते हैं। अगर पिछले 100 साल की बात करूं तो पिछले 100 सालों में अर्थ के ऊपर ऐसे बहुत सारे लेक्स हैं जिनका बहुत सीवियर यूट्रोफिकेशन हो गया बिकॉज ऑफ सीवेज, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। इनका यूट्रोफिकेशन देखो 100 साल में ही हो गया, जबकि होता है वो 1000 सालों के अंदर। और जो सबसे मेन कॉन्टेमिनेंट्स है वो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स की तरह काम
करते हैं। बिकॉज इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट है तो ऑब्वियसली एल्गल ब्लूम भी वहां पर होगा। एल्गल ब्लूम वहां पे होगा तो आप उस एरियाज में अनसाइटली स्कम प्रोड्यूस होता है। अनसाइटली मतलब जिसको आप देख नहीं सकते और जो प्रोड्यूस करता है अनप्लीजेंट ऑडर्स, यानी बहुत ज्यादा बदबू मारते हैं वो एरियाज। तो ये तीन पिक्चर बहुत क्लियरली आपको बताएगा कि एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहते किसको है, कि किस अमाउंट में वहां पर एल्गी का ग्रोथ हुआ है। अब होगा क्या, इसकी वजह से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा तो एक्वाटिक लाइफ धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। उसके अलावा दूसरे पोल्यूटेंट्स भी जो इंडस्ट्रीज में से आ रहे हैं उसकी वजह से पॉइजनिंग होती है एक्वाटिक फिशेस की, उनकी डेथ होती है। जितने ज्यादा एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स मरेंगे उन सब के भी जो रिमेन्स बचेंगे वो जाकर नीचे धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, सेडिमेंट होने लगेंगे। सेडिमेंट होने के साथ साथ जो उसका डेप्थ है वो कम होने लगेगा और उसके साथ साथ में उन डेड बॉडीज को डिकम्पोज करने के लिए और ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और धीरे धीरे कम होने लगेगी। यानी ये सारे प्रोसेसेस रिलेट होकर एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन करते हैं। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर है। किसी भी तरह का आपको अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आकर बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि अगर यूट्रोफिकेशन एजिंग ऑफ लेक है तो एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन तो डेथ ऑफ लेक्स है ना, कि प्रीमेच्योर डेथ करवा दिया आपने तो वो आप सीधा सीधा उसका प्रीमेच्योर डेथ कर रहे हो लेक्स का। अब एक केस स्टडी करेंगे हम लोग अबाउट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की, किस तरह से वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट में हम लोगों ने कुछ अच्छा अचीव किया। हम इस तरह की केस स्टडीज लास्ट टाइम भी हमने की थी प्लास्टिक रेमेडीज में, जिसमें हमने अहमद खान की बात की थी कि किस तरह से उन्होंने प्लास्टिक्स को यूज करके रोड्स का कंस्ट्रक्शन किया। उस तरह से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे हम लोगों ने क्या अचीव किया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और मैं आपको ले चलता हूँ कैलिफोर्निया के नॉर्दर्न कोस्ट के एक शहर जिसका नाम है अरकटा। अब इस अरकटा कहाँ प्रेजेंट है, कैलिफोर्निया यूएस के अंदर। बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया। इन्होंने क्या किया, हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ जो बायोलॉजिस्ट है उनके साथ मिलकर उस टाउन के लोगों ने एक ऐसा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस बनाया जो नेचुरल सिस्टम को यूज करता है और उसकी हेल्प से इन्होंने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सीख लिया। अब ध्यान से सुनना, ये होता कैसे। यहां पर अरकटा में 2 स्टेप में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले स्टेप में ये क्या करते हैं, कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, यानी वेस्ट वाटर लिया उसको सेडिमेंट कर लो। सेडिमेंट करने से क्या होगा, जितना भी जो मटेरियल सेडिमेंट हो सकता है, सॉइल हो गई, पेबल्स हो गए, सैंड हो गया, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सेडिमेंट यानी नीचे जम जाएगा। उसके बाद में आप कर सकते हो फिल्टरिंग, यानी जो पीछे जो लिक्विड वाला पार्ट बचा उसको मैंने फिल्टर आउट कर लिया। अब फिल्टर आउट करने से क्या होगा, जो लिक्विड वाला मोस्टली पोर्शन है वो निकल जाएगा और जो बड़े बड़े सॉलिड्स वगैरह वो पीछे रह जाएंगे। और उसके साथ साथ में उन्होंने क्या, क्लोरीन का ट्रीटमेंट। अब हम भी क्लोरीन का ट्रीटमेंट करता होगा है, अब आपने सुना होगा घरों में क्लोरीन की टैबलेट्स आती है जो आप वाटर बॉडीज में डालो तो उससे वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है। तो पहले स्टेप में तो इन्होंने ये किया। बट अब इस स्टेप से ध्यान से सुनना, इस स्टेप से आप फिजिकल डेब्रिस निकाल सकते हो, सैंड, सॉइल, क्ले, पेबल्स, ये सब निकाल सकते हो। लेकिन उसके अंदर जो प्रेजेंट डेंजरस पोल्यूटेंट्स है जो उसमें डिसॉल्व हो गए वाटर के अंदर, जैसे हेवी मेटल्स हो गए, नाइट्रेट्स हैं, ये सब क्या उसमें डिसॉल्व हो चुके हैं। और ये डिसॉल्व चीज है जो हमने पहला स्टेप किया उस पहले स्टेप से निकलेगी नहीं। तो अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, इन लोगों ने एक्चुअल में अरकटा जो है, अरकटा के आसपास बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, मार्शिस है वहां पे। तो उन्होंने क्या किया, उन मार्शिस को आपस में कनेक्ट कर दिया। 6 मार्शिस है टोटल, उन 6 मार्शिस को उन्होंने आपस में एक सीरीज में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये पूरा जो उनका सिस्टम है करीब 60 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया में, पूरा मार्शलैंड 6 मार्शिस को उन्होंने कवर किया। और इन मार्शिस के अंदर इन्होंने कुछ ऐसे प्लांट्स, एल्गी, फंगाई और बैक्टीरिया ग्रो करवाए जो इन जितने भी डेंजरस पोल्यूटेंट्स वेस्ट वाटर में है उन सबको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे या न्यूट्रलाइज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब या न्यूट्रलाइज कर लेंगे। अब आप कुछ ऐसा समझ लो कि 6 आपने मार्शिस को आपस में कनेक्ट किया, ठीक है। अब आपने सबसे पहले मार्श में जो आपका वेस्ट वाटर जो बचा हुआ, मतलब जो सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग या क्लोरीन ट्रीटमेंट के बाद बचा, वो आपने उस मार्शी एरिया में मूव करा दिया। अब ये मार्श के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स, एल्गी, फंगाई और बैक्टीरिया है जो उसके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करेंगे या एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो धीरे धीरे जब ये वेस्ट वाटर आगे बढ़ेगा उस मार्श
मार्शेस के थ्रू, तो धीरे धीरे उसके अंदर के जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स है वो धीरे धीरे नेचुरली अपने आप ही वहां से हटते रहेंगे और अल्टीमेटली आपको प्योर वाटर मिल जाएगा। तो वहां एक बहुत अच्छा सिस्टम कि किस तरह से उन्होंने नेचुरल तरीके से ही ये सब कुछ अचीव कर लिया। ठीक है, ये पूरा पिक्चर है अकाटा में जो उन्होंने 6 मार्शी एरियाज को जो कनेक्ट करके जो उन्होंने अचीव किया, कुछ इस तरह से इन्होंने इसको ऐसा किया है। अब इस चीज में बोनस क्या है, मेरा एक मकसद तो क्लियर हो गया, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट, वो भी नेचुरल तरीके से, लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक और चीज बोनस में मिली और वो मुझे मिली एक रिच बायो डाइवर्सिटी, क्योंकि आपने बहुत अच्छा नेचुरल एरिया में वहां पर काम किया है, ग्रोथ करवाई है, नेचुरल एरियाज को उनको प्रिजर्व किया है, तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी रिच हुई और जिसकी वजह से यहाँ पर एक सेंचुरी भी एस्टेब्लिश कर रखी गई है। अरकाटा में एक मार्श सेंचुरी है जहां पर आपको बहुत अच्छे फिशेस, एनिमल्स और बर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। अब ये सब काम किसने किया, तो हम लोग जरूर थैंक यू बोलेंगे टू द फ्रेंड्स ऑफ द अरकाटा मार्श। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन पूरे एरियाज को पे नजर रखती है, इन पे काम करती है, इनके प्रोटेक्शन वगैरह के लिए इन्होंने सारा इसका जिम्मा उठा रखा है और ग्रुप का नाम है फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्श, FOAM। तो ये बहुत अच्छा एक केस स्टडी है हमारे लिए। नेक्स्ट एक और केस स्टडी की बात करेंगे हम लोग। देखो हम लोग हर बार टॉयलेट्स फ्लश करते हैं, तो उस टॉयलेट को जब आप फ्लश करते हो तब आप क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो। सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि आप वाटर का वेस्ट करते हो, बहुत सारा पानी आप यूं ही वेस्ट कर देते हो, उसको फ्लश करने में आप इतना ज्यादा पानी बहाते हो कि वो नेचुरल क्लीन वाटर आप लोग बहुत जगह पे यूज कर सकते थे। एक तो अमाउंट ऑफ वाटर जो वेस्ट हुआ, उसके अलावा आपने सीवेज क्रिएट किया। आपने क्या क्रिएट किया, सीवेज। अब ये वाटर और ये एक्सक्रीटा सारा जाएंगे सीवेज के अंदर, बाद में आपको या तो उसको आपने सीवेज को अगर डायरेक्ट दूसरी वाटर बॉडी में रिलीज कर दिया तो आप सारा पोल्यूशन बढ़ा रहे हो, और अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहोगे तो आपको बहुत बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने पड़ेंगे जिसमें हमें बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। यानी हम बेसिकली फ्लशिंग के साथ साथ में पानी और उसके साथ साथ बहुत सारा पैसा यूं ही फ्लश कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे पास इकोसैन टॉयलेट्स की फॉर्म में। इकोसैन नाम कहां से बना इकोसैन, तो ये इकोसैन नाम बना इकोलॉजिकल सैनिटेशन के थ्रू। इकोलॉजिकल सैनिटेशन का शॉर्ट फॉर्म है इकोसैन। अब ये इकोसैन टॉयलेट्स बेसिकली ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स है, इसमें हम लोग वाटर को यूज ही नहीं करते, हम लोग फ्लशिंग के लिए वाटर को बिल्कुल यूज नहीं करते। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है इकोसैन टॉयलेट। इसमें हम पहले तो एक साथ दो टॉयलेट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी आप ये देख लो यहाँ पे दो टॉयलेट हो गए, ये सेपरेटेड है। पहले हम एक टॉयलेट को यूज करेंगे। अब इसमें हम लोगों ने सिस्टम अलग अलग कैसे बनाया, देखो यहाँ पर ये ऊपर वाला सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर एक सिस्टम कहेगा यूरिनेशन के लिए, यानी जितना भी यूरिन है वो यूरिन यहाँ पर एंटर करेगा और इस पाइप के थ्रू होता हुआ वो बाहर किसी जगह पर कलेक्ट हो जाएगा। बाद में इसी यूरिन को आप लोग, बिकॉज यूरिन में है क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिन में नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया प्रेजेंट है यूरिन में, तो इस यूरिन को यहाँ से इस टैप के थ्रू आप निकाल कर बाद में अपने फील्ड्स में यूज कर सकते हो, तो आपके लिए एक मैन्योर का काम करेगी। यानी इकोसैन टॉयलेट एक तो पानी भी बचाता है और पानी के साथ साथ में आपको फ्री में मैन्योर प्रोवाइड कर रहा है। सबसे दो फायदे यहाँ पे। तो यूरिन हमने अलग कलेक्ट कर ली। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो है दिस इज फॉर एक्सक्रीटा, यानी जो फीसिस है वो फीसिस यहाँ से नीचे कुछ डिपॉजिट चैम्बर्स बनाए हुए हैं, उन चैम्बर्स के अंदर जो है वो फीसिस पहुंचती है, ठीक है। अब वो फीसिस यहाँ पे पहुंचती है तो उसके साथ में हम वाटर कभी भी नहीं डालते हैं, उसके साथ में हम वाटर कभी भी नहीं डालते। इसके ऊपर हम लोग बाद में कुछ हाथ से सैंड या फिर ऐश आती है, उस ऐश को हम लोग वहां पर डाल सकते हैं, सो ऐश बोलते हैं उसको हम लोग उसके ऊपर डालते हैं। वो क्या करेगा, उस फिशिस के अंदर सॉइल और उसकी वजह से क्या होगा, जितना भी वाटर है वो वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी पीछे आपको सिर्फ और सिर्फ सॉलिड एक्सक्रीटा ही वहां पर मिलेगा। अब ये सॉलिड एक्सक्रीटा धीरे धीरे यहाँ पर अंदर की तरफ डिपॉजिट होने लगता है। अब हम सोच रहे होंगे कि सर ये स्मेल प्रोड्यूस नहीं करता क्या, इनकी डिजाइनिंग कुछ इस तरह से ही की जाती है कि उसमें स्मेल वगैरह नहीं आती, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं होता। उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अब जैसे जैसे ये यूज होता रहेगा, इसके अंदर जो ये वेस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। कुछ टाइम बाद में जब ये कंप्लीट भर जाएगा तो इसको यहाँ पे ऊपर कवर करके हम लोग नेक्स्ट टॉयलेट यूज करने लगते हैं, यानी कि इसको यूज करने लगेंगे। करीब 1 साल लगता है इसको कंप्लीट भरने में, काफी बड़ा रहता है ये, और फिर 1 साल तक हम इसको यूज करते हैं और इसको छोड़ देते हैं। इसको ऐसा कैसा
छोड़ देते हैं। तो विद टाइम अब धीरे धीरे इसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन होगा तो हमें अच्छे से पता है अब हमारे सॉलिड वेस्ट में है क्या, वही और सारा का सारा ऑर्गेनिक मटेरियल। तो डिकम्पोज होगा, तो डिकम्पोज होने से क्या बनेगा, मैन्योर। फिर साल भर हम इसको यूज करते हैं, साल भर इसको यूज करने के बाद में इसके अंदर जितना भी मैन्योर बना उसको पीछे से यहां से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग वापस ये टॉयलेट यूज करने लगते हैं और इसको एज इट इज छोड़ देते हैं ताकि इसका डिकम्पोजिशन प्रोसेस चलता रहे। तो हर साल इसको ऑल्टरनेट तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो पानी बचा, यूरिन की फॉर्म में मैन्योर मिला, और जो डिकम्पोज होने के बाद में जो मैन्योर बना वो भी हमें मिला, जिसको हम लोग एग्रीकल्चरल फील्ड्स में यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा यूज इनका रूरल एरियाज में हो रहा है। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में सबसे मेजर प्रॉब्लम है पानी की कमी, तो इतना पानी हम लोग फ्लश में वेस्ट नहीं कर सकते। और दूसरा, रूरल एरियाज में बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस काफी फ्लरिश्ड है, तो वहां पर मैन्योर का भी यूज हो जाता है, जिससे हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स पे रिलाई नहीं करना पड़े। तो पानी बचा, ह्यूमन एक्सक्रीटा को आपने नेचुरल कंपोस्ट की तरह, फर्टिलाइजर की तरह आपने यूज कर लिया। तो ये कुछ इस तरह से इकोसैन का आपको एक और पिक्चर में यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरह से नीचे चैम्बर में सॉलिड एक्सक्रीटा जो है वो धीरे धीरे जमा होता जाता है। इस एक सिंगल पाइप से यूरिन निकलता रहता है, और ये पीछे जो रहता है एक और पाइप, देखो बेसिकली क्या होता है, एनल क्लींजिंग के लिए, जैसे डिफिकेशन प्रोसेस हो गया उसके बाद हम एनल क्लींजिंग करते हैं वाटर से। तो जिस यहाँ पर जो एक होल रहता है जिसमें हम लोग सॉलिड एक्सक्रीटा डालते हैं, उसमें हम लोग एनल क्लींजिंग नहीं करके पीछे की तरफ एक और होल रहता है, वहां पर एनल क्लींजिंग करते हैं। तो उस एनल क्लींजिंग के लिए जो वाटर यूज किया वो वाटर हम लोग यहाँ से बाहर वापस इस तरफ निकल जाता है, ठीक है। बहुत सारे केरला और श्रीलंका में इकोसैन टॉयलेट्स का बहुत अच्छे लेवल पे यूज किया जा रहा है, जो लास्ट एनसीईआरटी ने जो मेंशन किया है। बाकी अभी की अगर मैं बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया आपको इस तरह के इकोसैन टॉयलेट्स हर जगह काफी गांवों में देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा केस स्टडी जो एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है। इकोसैन क्लोज्ड लूप मतलब कि हम इकोसैन की हेल्प से सारा एक क्या कर रहे हैं, सिस्टम चला रहे हैं, मतलब कि वेस्ट को ही रिसाइकल करके उसको रीयूज किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करूंगा एग्रोकेमिकल्स और उनके इफेक्ट्स की। एग्रोकेमिकल्स मतलब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में जो हम केमिकल्स यूज करते हैं और उनके प्रभाव। आपने पढ़ा होगा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कि किस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का वो बहुत ज्यादा टाइम्स बढ़ गया, लेकिन इसके साथ साथ हमारी मुसीबतें जो बढ़ गई कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हमने यूज किए, इन केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से जो हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन हुआ वो अब हम लोगों के लिए एक चिंता का टॉपिक है। अब इनकी वजह से अभी जितने भी आप केमिकल्स यूज कर रहे हो ये रन ऑफ होकर कहां पहुंचेंगे, अल्टीमेटली वाटर बॉडीज में पहुंचेंगे। अब वाटर बॉडीज में पहुंचने के बाद हमें अच्छे से पता है बायोमैग्निफिकेशन होगा और एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन होगा, यानी ये दो इसके सबसे बड़े नुकसान। और इसके अलावा हम लोग इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए, पर वो उनका इफेक्ट केवल इंसेक्ट्स पे तो होगा नहीं भाई। हमारे टारगेट ऑर्गेनिजम्स कौन है, इंसेक्ट्स। इंसेक्टिसाइड्स के लिए, हर्बिसाइड्स के लिए टारगेट ऑर्गेनिजम्स कौन है, वो है हमारे कुछ हर्ब्स मतलब कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जो वहां पर ग्रो कर गए। अब मारना उन्हें था, टारगेट ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं, लेकिन ये टॉक्सिसिटी तो नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स के लिए भी होता है। तो ये हमारे लिए जो ये एग्रोकेमिकल्स है हमारे लिए एक टेंशन या हेडेक बनकर हमारे सामने आज प्रेजेंट है, ठीक है। रन ऑफ का बेसिकली मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, जैसे ये एग्रीकल्चरल फील्ड है, यहाँ पे अब मैं इनको स्प्रे कर रहा हूँ इन सबको, तो ये रहेंगे हमेशा यहाँ पर। अब बरसात के पानी के साथ में ये रन ऑफ कर जाता है कहाँ पर, जो इनके सबसे नजदीकी वाटर बॉडी प्रेजेंट होती है वहां पर। तो इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक और केस स्टडी है मेरे पास। अब जो कंसेप्ट है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज जिसकी वजह से कोई चीज लंबे टाइम तक सस्टेन करे, यानी लंबे टाइम तक वो चीज चल सके। या फिर आप किसको कहते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग। एक ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिस जिसमें आप किसी भी तरह के केमिकल्स का यूज नहीं करते, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह कुछ नहीं। आपको जो भी यूज करना है आप नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करके अगर फार्मिंग करोगे तो उसको आप कहते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसका सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि हम जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं उससे हम बच गए, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं हुआ, वो रन ऑफ होकर वाटर बॉडीज में नहीं पहुंचेंगे, नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स भी बचे हुए रहेंगे, जिसकी वजह से वो पूरा इकोसिस्टम हेल्दीली सर्वाइव करेगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अल्टीमेटली कंज्यूम किसे करना है, हमें ही कंज्यूम करना है। तो इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स स्प्रेड प्रोडक्ट्स यूज करने की बजाय हम नेचुरल जो है वेजिटेबल्स और नेचुरल फ्रूट्स हम तक
पहुंच रहे हैं। तो इसको कंप्लीट, इसका जो नेम है वो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक साइक्लिकल प्रोसेस, जीरो वेस्ट प्रोसीजर। जीरो वेस्ट प्रोसीजर मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी तरह का वेस्ट बना ही नहीं। अब क्यों वेस्ट नहीं बना वो मैं थोड़ी देर में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो वेस्ट बने उन्हीं वेस्ट को यूज कर लिया हमने किसी दूसरे प्रोसेस में। कैसे किया वो हम सीखते हैं, और वो हमें सिखाया है रमेश चंद्र डागर। सोनीपत हरियाणा के किसान है रमेश चंद्र डागर, जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिस सिस्टम के थ्रू एक कंप्लीट ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी तरह का वेस्ट जो बन रहा है वो वहीं पे उन्होंने रिसाइकल करके यूज कर लिया। कैसे? इन्होंने एक साथ में बहुत सारी प्रैक्टिसेस चालू की। सबसे पहले ये करते हैं बी कीपिंग के साथ साथ डेयरी मैनेजमेंट, उसके साथ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके साथ में एग्रीकल्चर, और उसके साथ में इन्होंने किया कंपोस्टिंग। यानी ये 5 चीजें इन्होंने एक साथ में की। फायदा कैसे हो रहा है? देखो, सबसे पहला बी कीपिंग से सबसे बड़ा फायदा क्या है? पॉलिनेशन। मतलब मेरे जितने भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स का पॉलिनेशन बीज की वजह से होता है। तो मैं बी कीपिंग जितना ज्यादा करूंगा मेरे आसपास एरियाज में हनी भी उतनी ज्यादा होगी, तो उतनी ज्यादा मेरे लिए पॉलिनेशन सक्सेसफुल रहेगा, यानी मेरा एग्रीकल्चरल जो आउटपुट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। उसके अलावा उसके साथ साथ ये हनी बी जो है मुझे हनी बना के देगी, और उसके अलावा बी वैक्स बना के देगी जो मैं मार्केट में सेल आउट कर सकता हूँ। यानी मेरा सोर्स ऑफ इनकम एक और मैंने क्रिएट कर लिया, मेरा रेवेन्यू यहाँ से इंक्रीज हो गया, और मुझे फायदा क्या मिला? एग्रीकल्चर में पॉलिनेशन हो गया। डेयरी मैनेजमेंट चालू किया। अब डेयरी मैनेजमेंट चालू करने से क्या होगा? मुझे इतनी सारी काउज का, और काउज के अलावा अगर मैं किसी और तरह के कैटल्स भी रख रहा हूं तो मुझे इनसे जितना भी जो एक्सक्रीटा मिलेगा या फिक्सिस मिलेगा वो मैन्योर की फॉर्म में यूज किया जाएगा। यानी मैं केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंड हो ही नहीं रहा, मुझे इतना सारा मैन्योर काउ डंग की फॉर्म में वहां पर मिल रहा है। और दूसरा, काउस को खिलाने के लिए जो मुझे चाहिए होगा वो मुझे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से मिल जाएगा। भाई मैं एग्रीकल्चर में खेती करता हूं तो फसल काटने के बाद में जो बचता है वो हम लोग डेयरी मैनेजमेंट में यूज कर लेंगे। यानी एग्रीकल्चरल वेस्ट डेयरी मैनेजमेंट यूज आ गया, डेयरी मैनेजमेंट का वेस्ट एग्रीकल्चर में यूज आ गया। उसके साथ में मैंने कर लिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो बरसात का पानी है उसको जमा करो। जो बरसात का पानी मैं जमा करूंगा तो इरिगेशन, एग्रीकल्चर में मुझे जो मैंने फार्म प्रोड्यूस करना है मुझे पानी देना पड़ेगा, तो वो यहाँ से यूज कर लेंगे। डेयरी मैनेजमेंट में एनिमल्स के लिए भी वाटर की जरूरत पड़ेगी, वो यहाँ से यूज होगा, और यहाँ तक कि पर्सनल यूज के लिए भी पानी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमने निकाल लिया। एग्रीकल्चर पे आता हूँ। एग्रीकल्चर है, अब देखो डेयरी मैनेजमेंट में एक फायदा जो मैं आपको डायरेक्ट फायदा बताना भूल गया, जो डेयरी मैनेजमेंट करके जो मुझे मिल्क मिलेगा, मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन, उसके अलावा घी, ये सब चीजें बना के मार्केट में सेल करेंगे तो एक और रेवेन्यू बढ़ गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से क्या होगा कि मुझे जो है इरिगेशन के लिए किसी और चीज पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। एग्रीकल्चर में ऑब्वियस सी बात है, एग्रीकल्चर का जो भी वेस्ट बचेगा उस वेस्ट को मैं किस तरह से यूज कर सकता हूँ? एक तो मैं उसका कंपोस्टिंग कर सकता हूँ। कंपोस्टिंग करूंगा तो मुझे बहुत सारा क्या मिलेगा? मैन्योर। बहुत सारा मैन्योर यूज करूंगा तो मैं नेक्स्ट एग्रीकल्चरल जब साइकिल चलेगी तो मैं वहां पे उस मैन्योर को यूज कर लूंगा। उसके अलावा कंपोस्टिंग से जब आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से कंपोस्टिंग करके, और यहाँ तक कि काऊ डंग से जब काऊ डंग की भी कंपोस्टिंग करते हैं हम लोग, तब हमें क्या मिलता है? गोबर गैस, जो कि एक नेचुरल गैस है, और उस नेचुरल गैस को हम लोग पावर की तरह यूज कर सकते हैं। यानी कि मेरे उस पूरे फार्म में जहां पे भी मुझे पावर की जरूरत पड़ेगी मैं वहां पे नेचुरल गैस को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे एग्रीकल्चर से फायदा हो गया, और डायरेक्ट बेनिफिट तो है ही कि जो मैंने ग्रो किया वीट, बार्ले, राइस, उसको मैं मार्केट में सेल आउट करूंगा। और उसके बाद में सबसे जरूरी कंपोस्टिंग करेंगे हम तो बहुत सारा मुझे मैन्योर मिलेगा, और बहुत सारा मैन्योर मिलेगा तो मुझे केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से रमेश चंद्र डागर ने बहुत सारी चीजें एक साथ यूज करके वो सारी चीजें यूज की जो एक दूसरे को हेल्प कर रही है। उसकी वजह से जो पूरा एक सिस्टम तैयार हुआ वो एक सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम इन्होंने यहाँ पर चालू किया। और केवल इस नॉलेज को, इस प्रैक्टिस को अपने तक नहीं रखा, उन्होंने एक हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया, और इस क्लब में आज 5000 से भी ज्यादा किसान मेंबर्स है जो यहाँ पर इस तरह की प्रैक्टिसेस हरियाणा में कर रहे हैं। तो ये केस स्टडी थैंक्स टू रमेश चंद्र डागर। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट की। रेडियो एक्टिव वेस्ट मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल, और बेसिकली हम लोग कहाँ यूज करते हैं? आपको पता होगा न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं जहां पे हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां से जो वेस्ट निकलता है जो रेडियो एक्टिव है, यूरेनियम बेसिकली
अब उनकी बात करेंगे हम लोग। न्यूक्लियर एनर्जी को जब हमने इंट्रोड्यूस किया तब हमने ऐसा सोचा था कि ये एक नॉन पोल्यूटिंग तरीका है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, बट धीरे धीरे हमें समझ में आया कि इसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या है, और वो जो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम है एक्सीडेंटल रेडिएशन लीकेज की, कि अगर हमारे न्यूक्लियर प्लांट में किसी तरह का एक्सीडेंटली रेडिएशन लीकेज हो गई तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देगी, क्योंकि ये रेडिएशन कैंसर्स कॉज करती है, हाई लेवल पे म्यूटेशंस करती है, और इनका अगर रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत ज्यादा हुआ तो सीधा सीधा ये डेथ भी कॉज कर सकती है। दो एग्जांपल्स मेरे सामने हमेशा आते हैं। सबसे पहला है चेरनोबिल फ्रॉम इन यूक्रेन। याद होगा आपको चेरनोबिल में किस तरह से रेडिएशन लीकेज हुआ था एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से, जिसकी वजह से वहां पे बहुत हाई लेवल पर तबाही हुई थी। और उसके अलावा 3 माइल आइलैंड्स इन यूएस के 3 माइल आइलैंड्स में भी इस तरह का रेडिएशन लीकेज हो चुका है। और एनसीईआरटी ने दो ही एग्जांपल दिए। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ, फुकुशिमा जापान में, जहां पे अभी कुछ टाइम पहले सुनामी आई थी, सुनामी की वजह से डैमेज हुआ था और रेडिएशन लीकेज देखने को मिला था फुकुशिमा में। हालांकि फुकुशिमा में उस हाई लेवल पे डैमेज तो नहीं देखा गया था, बट हाँ रेडिएशन एक्सपोजर जरूर हो गया था एनवायरमेंट के अंदर। और दूसरा प्रॉब्लम, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट बनेगा उसको डिस्पोज कैसे करेगा, उस यूरेनियम को डालेंगे कहाँ, बिकॉज यूरेनियम तो आपको पता है रेडिएशन एमिट करेगा ही करेगा। तो इतना अमाउंट में रेडियो एक्टिव वेस्ट हम लोग बना रहे हैं और हम हमारी आने वाली जनरेशन को गिफ्ट करके जा रहे हैं कि अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, तुम देखो कि इसका क्या करना है। अब रेडियो एक्टिव वेस्ट एक एक्सट्रीमली पोटेंट पोल्यूटेंट है। एक्सट्रीमली पोटेंट क्यों? क्योंकि रेडिएशन लीकेज हुआ तो पूरा का पूरा शहर तबाह कर सकता है। अब आज के टाइम पे इन रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोज कैसे किया जा रहा है वो सीखेंगे। रेडियो एक्टिव वेस्ट को हम लेते हैं, हम सबसे पहले तो इसका सफिशिएंट प्री ट्रीटमेंट करते हैं ताकि इसको जितना ज्यादा हो सके उतना जो इसका पोल्यूटेंट पोटेंशियल है उसको कम किया जाए। उसके बाद में आप इसको सील करते हो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शील्डेड कंटेनर्स में, जैसा इस फिगर में दिखा रखा है। बड़े बड़े कंटेनर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके अंदर इनको डाला जाता है और उसके बाद में इसको करीब करीब जमीन से 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर नीचे जाके चट्टानों में बरी किया जाता है। कुछ इस तरह के इन्होंने सिस्टम्स बना रखे हैं यहाँ पर कि जमीन से करीब 500 मीटर नीचे, आधा किलोमीटर नीचे यहाँ पे इसको जाके बरी करते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट को। तो ये चीज आपको ये जो डेप्थ है वो याद रखनी है आपको, करीब 500 मीटर का, क्योंकि एग्जाम में इन पे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इल्यूम साइंस। बने रहिए हमारे साथ में। एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन सीरीज आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ 95% क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से आएंगे, तो फोकस करो एनसीईआरटी पे। वीडियोस देखो अच्छे से, वीडियो देखने के बाद जाकर एनसीईआरटी पढ़ो, जो जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए देखो अच्छे से। अगर आपको लगता है कि किसी तरह का कोई डाउट है या कोई टर्म रह गया है, 100% सारे टर्म्स सारी चीजें मैंने इसमें डाल दी है, बट फिर भी अगर कुछ रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं और बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।